आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों। सेक्शन 215 से कनेक्टेड है। और क्यों कनेक्टेड है ये मैं बताऊं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें जब लोग कोर्ट में अपनी एविडेंस देते हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो बहुत सारा झूठ भी बोलते हैं। तो अगर ऑन ओथ किसी ने अपना झूठा स्टेटमेंट कोर्ट में दिया, एफिडेविट के साथ किसी ने झूठे डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किए, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और कार्यवाही कैसे होगी ये प्रोसीजर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आज दो सेक्शंस हैं जिनका कनेक्शन आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, और वो है सेक्शन 215 बीएनएसएस एंड 379 बीएनएसएस। जो कनेक्शन पहले हुआ करता था 195 सीआरपीसी एंड 340 सीआरपीसी का। क्योंकि जब आपने 195 सीआरपीसी देखी, स्पेशली जब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया कि कोई डॉक्यूमेंट जब कस्टोडिया लेजिस होगा, कोर्ट की कस्टडी में होगा, देन उसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो ऑफेंसेस सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 उसकी क्लॉज बी में लिखे गए, तो फिर कोर्ट की कंप्लेंट होगी एक मजिस्ट्रेट साहब के पास। अभी मजिस्ट्रेट साहब ऐसे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं और इंक्वायरी और ट्रायल करके ऐसे एक्यूज को पनिशमेंट दे सकते हैं। ये तो हुई बात कस्टोडिया लेजिस वाले डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन जब सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी आप पढ़ते हैं तो उसमें 3 सब क्लॉजेस लिखी हुई है, सब क्लॉज 1, 2 एंड 3। सब क्लॉज 1 में कुछ ऑफेंसेस लिखे हैं जहां पर कहा गया है कि अगर ये वाले ऑफेंसेस हुए, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं वो, 229 से लेकर 233 बीएनएस, या फिर 236 एंड 237 बीएनएस, या फिर सेक्शन 242 से लेकर सेक्शन 248 बीएनएस, या फिर 267 बीएनएस। अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हुआ है या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के संदर्भ में हुआ है, तब ऐसे ऑफेंसेस जो ये अभी मैंने गिनाए, इन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट केवल और केवल उसी कोर्ट की कंप्लेंट पर लेंगे, या उस कोर्ट की सुपीरियर कोर्ट, जिस सुपीरियर कोर्ट की ये वाली कोर्ट सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है, उसकी कंप्लेंट पर लेंगे, या फिर ये वाली कोर्ट जहां प्रोसीडिंग चल रही थी इसने अपने किसी ऑफिसर को ऐसा ऑथराइज कर दिया है कंप्लेंट देने के लिए, तो फिर ऐसे ऑफिसर की कंप्लेंट पर ही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखूंगा। एक एग्जांपल है सिर्फ ये, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल मैंने लिया है सब सेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज 2 से, जहां पर कस्टोडिया लेजिस कोई डॉक्यूमेंट था, कोर्ट की कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट था, देन कोई ऑफेंस उसके साथ हुआ, वो ऑफेंस जो क्लॉज बी में लिखे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ इंफॉर्मेशन देती है, आपको औरों से अलग बनाती हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करिए, हाइप करिए, 830 पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं काफी लोगों से अलग बना दूंगा। ये मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो एग्जांपल ये है कि एक पर्सन है ए और इसने एक सूट फाइल किया बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। कहां फाइल किया? दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। फॉर किस पर्पज के लिए किया? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कोई संविदा थी, वो दो पार्टीज के बीच में हुई। तो पार्टी एक ए है, दूसरी पार्टी सपोज बी है। बी को कोई परफॉर्मेंस करनी थी एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, बट बी ने वो परफॉर्मेंस नहीं की। तो ए ने अपना वाद डाला है, सूट डाला है बी के अगेंस्ट बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट
और प्रेयर ये की है कि इस बी को डायरेक्शन दी जाए कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। जब ये सूट कोर्ट में डल गया तो अब सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट की कस्टडी में आ गए। इट मींस अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा सूट और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट एनेक्स्ड हैं वो सब कस्टोडिया लेजिस हैं। लेकिन ए को क्या लगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ छेड़छाड़ की जाए, उसमें कुछ फोर्जरी की जाए, जिसके कारण उसे फेवरेबल जजमेंट मिल सके दिल्ली हाई कोर्ट से। तो ए ने क्या किया कि वो सूट जो कस्टोडिया लेजिस था, कोर्ट की कस्टडी में था, उसमें कुछ मटेरियल करेक्शंस कर दिए जो फोर्जरी की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे ही उसने इन डॉक्यूमेंट्स में कोई फोर्जरी की तो ये वाला ऑफेंस अब सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी और सब क्लॉज 2 या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 215 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी और उसके सब क्लॉज 2 में फॉल कर जाता है। इसीलिए ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाती है और जैसे ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होती है तो अब वो जो फोर्जरी का ऑफेंस हुआ उसका कॉग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट साहब लेंगे तो उसके लिए उस कोर्ट की कंप्लेंट की आवश्यकता होगी। और ये कोर्ट कौन सी होंगी? जिस कोर्ट के सामने ये मैटर चल रहा था। तो इस एग्जाम्पल में दिल्ली हाई कोर्ट की कंप्लेंट की आवश्यकता होगी जब मैजिस्ट्रेट इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना चाहेंगे जो इस सूट में की गई फोर्जरी के रिगार्डिंग है। जब ये ऑफेंस हुआ तो इसका प्रोसीजर होगा कैसे कि यहां फोर्जरी हुई और इस फोर्जरी के ऑफेंस का केस चलना है मैजिस्ट्रेट के सामने। तो यहां से और मैजिस्ट्रेट तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या प्रोसीजर रहेगा उसको जानने के लिए, हालांकि थोड़ी सी डिटेल्ड ये सेक्शन है बट मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करिएगा वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने बताया आपको ये एकमात्र एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक वीडियो मैंने पीछे बनाई थी जहां पर बताया था कि पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट झूठी गवाहियां खूब देते हैं कोर्ट में। जब मेंटेनेंस का केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है या बच्चे की कस्टडी का केस होता है या कोई और भी केस होता है तो बहुत सारी झूठी गवाहियां देते हैं। मेंटेनेंस के केस में स्पेशली हस्बैंड अपनी सैलरी के रिगार्डिंग और पत्नी हस्बैंड की सैलरी के रिगार्डिंग झूठी गवाहियां देती हैं, तब भी यही सेक्शन एप्लीकेबल हो जाती है और वहां पर सब सेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज 1 एप्लीकेबल होती है। और सब क्लॉज 3 क्या कहती है ये भी आप जरा ध्यान रखना, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं। सब क्लॉज 3 कहती है कि जो ऑफेंसेस सब क्लॉज 1 में थे, जो ऑफेंसेस सब क्लॉज 2 में थे, इनके इनकोएट ऑफेंसेस के लिए भी सेम कंप्लेंट की आवश्यकता होगी। इनकोएट ऑफेंस का मतलब कि इन्हीं ऑफेंसेस का अबेटमेंट किया किसी पर्सन ने, इन्हीं ऑफेंसेस की अटेम्प्ट की, बेशक वो ऑफेंस पूरा नहीं हो पाया था बट अटेम्प्ट की थी, प्रयास किया था, या फिर इसी ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र रचा था, तब भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा ऐसे ऑफेंसेस के लिए। तो वो प्रोसीजर होगा क्या, इसको मैं आज आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सेक्शन 3 सीआरपीसी में 340 सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 379 हो गई है और इसका हेडिंग है प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 215। जो केसेस सेक्शन 215 में लिखे गए हैं उन केसेस को करने का प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी। तो इस सेक्शन में 379 बीएनएसएस की बात करें तो टोटल मिलाकर 4 सब सेक्शंस हैं। 4 सब सेक्शंस में से क्योंकि सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 छोटी सी हैं तो मैं नीचे से शुरू करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सब सेक्शन 4 क्या कहती है, क्योंकि जैसे ही आप 379 पढ़ेंगे तो यहां पर एक वर्ड मिलेगा आपको कोर्ट। तो सबसेक्शन 4 ने बताया कि इस कोर्ट का मीनिंग क्या होगा। तो अभी आपको याद आ रहा होगा कि 2-3 वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 215 बीएनएसएस। ये सबसेक्शन 3 एंड 4 आज की सेक्शन से भी कनेक्टेड है।
तो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 215 बीएनएसएस में बताया गया था कि इस सेक्शन 215 में जो वर्ड टर्म यूज हुई कोर्ट, इसका मीनिंग क्या होगा। जहां पर मैंने आपको बताया था सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, और फिर अगर किसी ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो वो ट्रिब्यूनल सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट से बना हो, और उस एक्ट में इस ट्रिब्यूनल को कोर्ट की तरह डीम्ड किया जाएगा ऐसा लिखा हो, तब उस ट्रिब्यूनल को भी कोर्ट मानेंगे। तो ये बात सबसेक्शन 3 में लिखी गई थी। तो सेक्शन 379 बीएनएसएस की जो सब सेक्शन 4 है वो भी यही कहती है कि इस सेक्शन में जब जब कोर्ट वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग आपको सेक्शन 215 उसकी सब सेक्शन 3 से ही निकालना है। ये बात हुई सबसेक्शन 4 ऑफ 379 बीएनएसएस। कभी सबसेक्शन 3 यूज होगा वो 2215 का है, और कभी सबसेक्शन 4 यूज होगा तो वो 379 बीएनएसएस का है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज दोस्तों कंफ्यूजन हो सकता है, और अगर कहीं कंफ्यूजन रह जाए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। तो ये हुई सबसेक्शन 4। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जब पिक्चर में आएगी, जब कोर्ट ये डिसाइड कर लेंगी कि हमको इन ऑफेंसेस के लिए कंप्लेंट फाइल करनी ही है, जब ये डिसीजन ले लिया कि कंप्लेंट फाइल करनी है और कंप्लेंट इन राइटिंग होगी, क्योंकि ये तो 195 सीआरपीसी और 215 बीएनएसएस में लिखा था कि कंप्लेंट इन राइटिंग होगी, लिखित में होगी, ओरल कंप्लेंट नहीं चलेगी। हालांकि कंप्लेंट दोनों तरीके से हो सकती है, जब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एच देखेंगे आप, बट यहां स्पेशली बोला गया कि इन राइटिंग होगी, और जब इन राइटिंग कंप्लेंट होगी तो सबसेक्शन 3 ऑफ 379 बीएनएसएस बताती है कि उस कंप्लेंट को साइन कौन करेगा। ध्यान देना, उस कंप्लेंट को साइन करने वाला कौन होगा, ये बात कहां बताई गई, सेक्शन 379 करस्पॉन्डिंग टू 340 सीआरपीसी उसकी सबसेक्शन 3 में बताया गया कि वो कंप्लेंट साइन कौन करेगा। तो डिपेंड करेगा कि ये कंप्लेंट फाइल कौन कर रहा है। तो दो पार्ट में बांटा गया, और दोनों पार्ट सबसेक्शन 3 में ही लिखे गए, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बांटा है। तो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 379 बीएनएसएस के फर्स्ट पार्ट में देखिए, उन्होंने बताया कि अगर कंप्लेंट हाई कोर्ट कर रहे हैं तो कौन साइन करेगा, या फिर कंप्लेंट कोई दूसरी कोर्ट कर रही है तो कौन साइन करेगा। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जब हाई कोर्ट कंप्लेंट कर रहे हैं तो वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान देना, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑफिसर साइन कर सकता है जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है इस पर्पज के लिए, मींस द कंप्लेंट मे बी साइंड बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द कोर्ट में अपॉइंट। हाई कोर्ट के मामले में जब बात देखेंगे तो अपॉइंट वर्ड यूज किया गया, लेकिन दूसरे मैटर्स जहां अदर देन हाई कोर्ट्स हैं, तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल मत कर लेना दोस्तों। तो अदर देन हाई कोर्ट्स मतलब उससे नीचे की जितनी भी कोर्ट हैं, उनमें अगर कंप्लेंट उन्होंने डिसाइड किया है कि कंप्लेंट फाइल करनी है तो कौन साइन करेगा। तो पहली बात यह कह दिया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट हैं या जज हैं, वो खुद साइन कर सकते हैं चाहें, या फिर दूसरा वो ऑफिसर जो इस कोर्ट ने, इस वाली कोर्ट ने ऐसा करने के लिए ऑथराइज किया है, रिटर्न में ऑथराइज किया है। वर्ड्स पे ध्यान देना, जब दूसरी कोर्ट्स की बात आती है ऑफिसर के लिए तो दूसरी कोर्ट्स ने ऑथराइज किया है रिटर्न में, लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आती है तो उसी ऑफिसर को अपॉइंट किया है हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट के साथ अपॉइंट और दूसरे कोर्ट्स के साथ में ऑथराइज इन राइटिंग, ऐसी कंप्लेंट करने के लिए। तो या तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद करेंगे या फिर वो ऑफिसर जो इन्होंने ऑथराइज किया है। और तीसरा कि जिसकी ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो कोर्ट भी कर सकती हैं, बट वो कोर्ट करेंगी तो फिर से यही प्रोसेस अपनाया जाएगा कि वो किसको ऑथराइज करेंगे या खुद साइन करेंगे। तो ये हुई सबसेक्शन 3 कि भैया साइन कौन करेंगे, जब स्पेशली जब कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि कंप्लेंट तो करनी ही करनी है।
तो सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 बहुत छोटी सी सबसेक्शंस थी, इसलिए मैंने पहले उनको क्लियर कर दिया है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है वो है सबसेक्शन 1 ऑफ 379 BNSS। इट मींस सेक्शन 340 सीआरपीसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है वो है सबसेक्शन 1। इसमें क्या बताया गया कि पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो सबसेक्शन 1 ऑफ 340 सीआरपीसी कहें या 379 बीएनएसएस कहें, ये कनेक्टेड किससे है? ये केवल और केवल सेक्शन 215 बीएनएसएस, उसकी सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज बी से रिलेटेड है। बस 215 का कितना सा पार्ट सेक्शन 379 से कनेक्टेड है? सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज बी। जब आपने सेक्शन 215 पढ़ी और उसकी सबसेक्शन 1 पढ़ी थी तो उसमें दो क्लॉज हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। लेकिन ये सेक्शन 379 क्लॉज ए से कनेक्टेड नहीं है, केवल और केवल क्लॉज बी से कनेक्टेड है। तो इसको थोड़ा सा अटेंशन में आप लोगों की चाहूंगा और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लोगों को ये वाली सबसेक्शन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और यहीं से कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, तभी आप आंसर ठीक करेंगे और तभी आप प्रैक्टिस में भी ठीक से इसको अप्लाई कर पाएंगे। देखिए क्या कहा गया है, इफ सच ऑफेंस एज मेंशन्ड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215। तो पहली बात तो उन सारे ऑफेंसेस के लिए है ये सेक्शन 379 सबसेक्शन 1 जो क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 215 बीएनएसएस में लिखे गए हैं। आप देख लीजिए, पीछे मैंने वीडियो बना रखी है, अच्छी डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको जरूर देखनी चाहिए। और आगे क्या कहा कि वो ऑफेंसेस का क्या हो। देखिए, कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए, कोर्ट को ऐसा अपीयर होना चाहिए कि इन ऑफेंसेस में से जो यहां पर मेंशन है कोई ना कोई एक ऑफेंस हुआ है, किसी ना किसी ऑफेंस को कमिट कर दिया गया है, ऐसा अपीयर होना चाहिए, प्राइमा फेसाई ऐसा कोर्ट को लगना चाहिए। देन कोर्ट क्या करेगी? देन कोर्ट में मेक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। फिर जब कोर्ट को ऐसा अपीयर होगा तो कोर्ट सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे पाएंगे कि हां एक्चुअल में ये ऑफेंस कमिट हुआ है, देन अगर चाहे कोर्ट देन मे मेक अ कंप्लेंट टू अ मजिस्ट्रेट और उसी कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अदरवाइज किसी दूसरी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। कौन से ऑफेंसेस? जो क्लॉज बी सबसेक्शन 1 सेक्शन 215 में लिखे गए हैं और वो कब हुए थे वो भी डिटेल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो यहां से सबसेक्शन 1 शुरू होती है। अब आगे मैं क्वेश्चन रखूंगा और उनके आंसर बता बता के आपको इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, तो इसलिए थोड़ा अटेंशन आप रखिएगा। 1 में लिखे थे इनमें से कोई ऑफेंस कमिट हो गया है तो कोर्ट क्या करेंगी, ये थोड़ा सा मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोर्ट क्या करेंगी? कोर्ट में मेक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक प्रारंभिक जांच करेंगी कोर्ट। कब? जब उनको ऐसा लगे कि हां इसमें से कोई ना कोई ऑफेंस हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैंने कहा कि कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि कोई ऑफेंस हो गया है, तो कैसे लगेगा कोर्ट को कि ऑफेंस हो गया है? हाउ टू अपीयर अबाउट कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो इसके दो तरीके बताए गए कि कैसे उनको लग सकता है। दो तरीके, मैं 1 2 4 इसलिए बोलता हूं दोस्तों कि ये नंबर बोलने से आपके माइंड में एक इंप्रेशन हो जाता है कि हाँ वहां पे दो बातें हैं, तो दो बातें आसानी से याद आ जाएंगी फिर आपको। तो दो तरीके बताए गए कि कैसे अपीयर होगा, कैसे लगेगा उनको। तो पहला तरीका है अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। यहां पर जो इट वर्ड यूज हुआ ये कोर्ट के लिए होता है दोस्तों, और अगर मजिस्ट्रेट के लिए वर्ड यूज होता है तो वहां हिज वर्ड यूज होता है। तो पहला तरीका है कि किसी भी पार्टी ने, यहां पर स्पेशली बिल्कुल नहीं लिखा गया कि पार्टी ने ये एप्लीकेशन लगाई मजिस्ट्रेट साहब के सामने या कोर्ट के सामने, उन्होंने लिख दिया अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट।
इट मींस ये एप्लीकेशन किसी ने भी लगा दी हो, किसी भी पार्टी ने लगा दी हो कि आप कंप्लेंट फाइल करिए क्योंकि 215 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस में लिखे ऑफेंसेस में से कोई ऑफेंस हुआ है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि मैं कोर्ट को ऐसा लग सकता है कि हाँ ऑफेंस हुआ है, और दूसरा तरीका लिखा अदरवाइज। एप्लीकेशन से अलग कोई भी तरीका हो सकता है, सो मोटो खुद को कोर्ट को लग सकता है कि हाँ कोई ऑफेंस हो गया है, तब भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं, या कोई और भी तरीका हो सकता है अदर देन पार्टीज एप्लीकेशन। तो ये अदरवाइज का जो स्कोप है ज्यादा ही वाइड है, कुछ कोई भी आकर ये एप्लीकेशन दे सकता है कि आप कंप्लेंट करिए, ऐसा ऑफेंस आपकी प्रोसीडिंग्स में कमिट हो गया है। तो ये दो तरीके से उनको ऐसा लगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि अपीयर होना चाहिए कि कोई ऑफेंस हुआ है। अब दूसरी बात कि यहां पर मैंने कहा था कि जैसे ही उनको अपीयर होगा तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने से पहले इस सबसेक्शन में एक कंडीशन प्रीसीडेंट लिखी हुई है। कंडीशन प्रीसीडेंट का मतलब कि जब ये कंडीशन पूरी होगी तब ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे कोर्ट। तो वो कंडीशन प्रीसीडेंट क्या है? तो यही लिखा हुआ है, द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन that it is expedient in the interest of justice that an inquiry should be made। ये है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब कि जब कोर्ट को ऐसा लगे, कोर्ट की अपनी राय हो, जब एप्लीकेशन आई उनके सामने तो उन्होंने अपनी राय बनाई, या अदरवाइज उन्होंने कुछ भी देखा, अपनी तरफ से देखा, किसी और ने बताया, तब उन्होंने अपनी राय बनाई कि इस मैटर में तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए इंक्वायरी का किया जाना आवश्यक है। जब उनको ऐसा लगेगा तभी उस एप्लीकेशन पर या सुमोटो या किसी और तरीके से फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को नहीं लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को इंक्वायरी की जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं लगा तो फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस में ये इंक्वायरी हो सकती है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लॉज बी में तीन सब क्लॉज हैं, और इन तीन सब क्लॉज में यहां क्लॉज 1 के लिए कुछ अलग ऑफेंस, सब क्लॉज 2 के लिए कुछ अलग ऑफेंस, और सब क्लॉज 3 में लिखा कि इन दोनों की अटेम्प्ट, इन दोनों की अबेटमेंट, इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी भी होगी। तो इन ऑफेंसेस में कोर्ट को पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी अगर कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी होती है तो। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो इंक्वायरी होगी इसमें चेक क्या करेंगे कोर्ट, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, व्हाट टू बी डन इन द इंक्वायरी। तो सबसे पहली बात, वेदर एनी सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट। एक एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, अदरवाइज आपको ये सेक्शन समझ नहीं आएगी और प्रैक्टिस में भी गलती हो जाएगी, आंसर देने में भी गलती हो सकती है। तो पहला क्या चेक करना है कि वो जो ऑफेंस बताया जा रहा है, क्या कोई ऑफेंस एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। तो आंसर आएगा या तो हाँ या ना। दूसरी चेक करेंगे कि जब अगर क्लॉज बी और उसके सब क्लॉज 1 वाला अगर ऑफेंस है तो वहां पर ध्यान देना, दो बातें लिखी गई थी कि क्या ये ऑफेंस इन एनी प्रोसीडिंग इन दिस कोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, या फिर कुछ और कहीं और तरीके से हुआ है। यानी वो ऑफेंस तो है, ये निकल कर आया पहली बात में कि वो ऑफेंस तो हुआ है, लेकिन इस कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान नहीं हुआ तो भी सब सेक्शन 1 ऑफ 379 बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस कि वो ऑफेंस हुआ होना चाहिए और इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हुआ होना चाहिए, या फिर इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग इन दिस कोर्ट, या फिर इस कोर्ट में हो रही प्रोसीडिंग्स कार्यवाहियों के संबंध में वो ऑफेंस हुआ होना चाहिए। तो ये भी उसी इंक्वायरी में चेक किया जाएगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। अगली बात,
whether such offense was committed in respect of document or not। जब सब क्लॉज बी की बात करते हैं तो वहां दूसरे ऑफेंस हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं। तो अगर ये वाली कार्यवाही करनी है, ये वाली इंक्वायरी करनी है, तो फिर उनको ये चेक करना है क्या ये ऑफेंस किसी डॉक्यूमेंट के संदर्भ में हुआ है या नहीं हुआ। और अगर डॉक्यूमेंट के संदर्भ में हुआ है तो फिर देखना है कि क्या ये डॉक्यूमेंट जब ये ऑफेंस हुआ तब कस्टोडियल एजिस था क्या। कस्टोडियल एजिस मींस कि कोर्ट की कस्टडी में था। अगर कोर्ट की कस्टडी में था तो सबसेक्शन 1 का ये इंग्रेडिएंट पूरा होगा। अगर कोर्ट की कस्टडी में नहीं था जब ये इस डॉक्यूमेंट के साथ में कोई ऑफेंस हुआ तो फिर सबसेक्शन 1 कंप्लीट नहीं होगी। कस्टोडियल एजिस को थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा कि जिस डॉक्यूमेंट के संदर्भ में एलिगेशन था कि ये ऑफेंस हुआ है तो देखा जाएगा कस्टोडियल एजिस मतलब कि वो डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस, साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था या कोर्ट में दिया गया था। अगर साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया था तो इसका मतलब तब भी इंक्वायरी नहीं होगी, तब भी कंप्लेंट नहीं की जाएगी। इंक्वायरी में पता चलेगा ऐसा। तो इंक्वायरी किस लिए की जा रही है? इन सब बातों को जानने के लिए की जा रही है। और इन सब बातों पर इंक्वायरी करने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर यस में आता है, हाँ में आता है, सारे क्वेश्चंस जो मैंने पीछे डिस्कस किए, देन अब कोर्ट की यहां से डिस्क्रिशन शुरू हो जाती है। और डिस्क्रिशन ये है कि अगर कोर्ट सोचती है कि हाँ अब कंप्लेंट करना नेसेसरी है तो अब कोर्ट की मर्जी है कि वो कंप्लेंट करे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उनको लगता है कि कंप्लेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो ना करे, क्योंकि मे वर्ड यूज हुआ है, सेल नहीं हुआ, बाउंड नहीं किया गया कोर्ट को। और अगर उन्होंने डिसाइड किया मे पर भी कि हाँ कंप्लेंट करनी है तो क्या करेंगे वो कोर्ट? क्या करेंगे? इट मतलब कोर्ट में रिकॉर्ड फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट। जो उन्होंने इंक्वायरी की, जो उनके सामने निकल के आया इंक्वायरी में, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उसकी फाइंडिंग ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो क्या उन्होंने पाया वो सब यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लिखेंगे। और दूसरी बात, इट मे मेक अ कंप्लेंट देयर ऑफ इन राइटिंग। और अगर वो चाहते हैं तो इसका परिवाद भी वो लिखित में करेंगे। और किसको करेंगे? मे सेंड इट, ये वाला इट कंप्लेंट के लिए यूज हुआ है। कोर्ट में सेंड दिस कंप्लेंट टू अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। यहां पर कोई दूसरे मैजिस्ट्रेट नहीं लिखे, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। आपको आंसर में केवल और केवल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही लिखना है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए और कंप्लेंट उन्होंने लिख दी, इन राइटिंग लिख दी, साइन उससे करा दिए जो सबसेक्शन 3 में बताए गए, तो अब वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को भेज दी जाएगी। अब जो यहां पर 2 क्लॉज और बची, क्लॉज डी एंड क्लॉज ई। यहां पर देखिए जब ये डिसाइड हुआ इंक्वायरी करने के बाद, हाँ ऑफेंस हुआ है, हाँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स हुआ है, हाँ ये एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट दिया गया था, तो कोई ना कोई तो एक एक्यूज होगा इस बात का। अगर वो एक्यूज कोर्ट के सामने है तो कोर्ट क्या करेंगी? क्योंकि अब इस ऑफेंस का ट्रायल कहां चलना है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने। तो ये कोर्ट इस एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने भेजेंगे। तो क्लॉज डी में इस एक्यूज को कैसे भेजा जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने, वो प्रोसीजर बताया गया है। तो 2 बातें लिखी कि ये कोर्ट चाहे, जिसने इंक्वायरी की, जिसने कंप्लेंट दी, तो अगर ये चाहे तो उस एक्यूज से सिक्योरिटी ले सकते हैं, सफिशिएंट सिक्योरिटी। किस बात के लिए? फॉर अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज बिफोर द मैजिस्ट्रेट। जिस मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट भेजी गई उस मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर ये एक्यूज पेश हो जाएगा, ऐसी सिक्योरिटी ले लेंगे। और अगर मान लो
कोर्ट को ये लगता है कि ये ऑफेंस तो नॉन वेलेबल है, कंडीशन दो है यहां पर, कस्टडी में भी भेज सकती है कोर्ट इसको, लेकिन कस्टडी में भेजने के लिए दो कंडीशंस। पहली कंडीशन कि ऑफेंस नॉन वेलेबल होना चाहिए, जो ऑफेंस कमिट हुआ इस प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के सामने जिसके लिए कंप्लेंट दी जा रही है वो नॉन वेलेबल गैर जमानतीय होना चाहिए। और दूसरा, कोर्ट को ये लगना चाहिए कि इस व्यक्ति को तो कस्टडी में भेजना चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये दोनों बातें जब फुलफिल हो जाएंगी देन मजिस्ट्रेट इस एक्यूज को इन कस्टडी भी मजिस्ट्रेट के सामने भेज सकते हैं। ये तो हुई एक्यूज के रिगार्डिंग। अब जो क्लॉज ई है वो है विटनेसेस के रिगार्डिंग, तो वहां विटनेसेस भी तो होंगे, उनको कैसे बुलाएंगे मजिस्ट्रेट साहब? तो विटनेसेस के लिए लिखा कि कोर्ट में बाइंड एनी पर्सन वर्ड यूज किया है, may bind any person to appear and give evidence before such magistrate। तो जो विटनेसेस हैं उन पर्सन से बॉन्ड भरवा सकते हैं कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और अपनी एविडेंस, अपना साक्ष्य देंगे। तो ये सब सेक्शन 1 में 5 क्लॉजेज लिखी हुई थी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद का है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सब सेक्शन 1 आपको क्लियर हो गई होगी। अब बचती है सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 2 को मैं अगर ब्रीफ में आपको समझाऊं, आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सब सेक्शन 2 ये कहती है कि जो सब सेक्शन 1 में किसी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई थी मजिस्ट्रेट साहब को, ये प्रेयर की थी कि ऑफेंस हुआ है, आप इसकी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दे दीजिए। तो उसी एप्लीकेशन पे मान लो उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी। अब मान लो ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि एप्लीकेशन तो लगा दी पार्टी ने कि कंप्लेंट फाइल कर दो आप, लेकिन कोर्ट ने ना तो कंप्लेंट फाइल की और ना ही इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। सिचुएशन ध्यान रखना आप कि ना तो कोर्ट ने कंप्लेंट फाइल की और ना ही इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, तो क्या होगा? तो सबसेक्शन 2 ने बताया कि जो पावर इस कोर्ट को थी सबसेक्शन 1 में, इसी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है इस कोर्ट की एक सुपीरियर कोर्ट। और सुपीरियर कोर्ट एग्जैक्ट वर्ड ना लिख के लिखा है कि वो कोर्ट टू विच दिस फॉर्मर कोर्ट, जहां पे प्रोसीडिंग चल रही थी, जहां एप्लीकेशन लगी थी जिस कोर्ट में, ये कोर्ट जिस दूसरी कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो वाली सुपीरियर कोर्ट इस सब सेक्शन 1 के अंदर यूज होने वाली पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके फिर वो भी कंप्लेंट दे सकती है। ऐसा लिखा सब सेक्शन 2 में। अब फिर से वही क्वेश्चन आएगा जो सेक्शन 215 बीएनएसएस में था कि जब जब सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात होती है तो कैसे पता लगाएंगे कि वो कोर्ट जिसके सामने एप्लीकेशन फाइल हुई थी ये किस किस कोर्ट की सबऑर्डिनेट है। तो पिछली 2-3 वीडियो से पीछे मैंने सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 215 बीएनएसएस जो पढ़ाया था, उसमें सबसेक्शन 4 में यही बताया गया था कि कोई भी कोर्ट किस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाएगी। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में देख लीजिए, और यही बात यहां पर लिखी भी गई है सबसेक्शन 2 में कि जब ये चेक करना होगा कि ये जिसके सामने एप्लीकेशन लगी ये कोर्ट कौन सी कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, तो उसके लिए सेक्शन 215 सबसेक्शन 4 चेक कर लीजिए। ये हुआ दोस्तों सेक्शन 340 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 379 बीएनएसएस के 195 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 215 बीएनएसएस की कंप्लेंट कैसे फाइल की जाएगी, किस तरीके से कोर्ट को पता चलेगा ऑफेंस हुआ है उनके सामने उनकी प्रोसीडिंग में, किस तरीके से कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचेगी, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, वो सारे स्टेप आज की वीडियो में क्लियर हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट किसी पार्टी ने कोई झूठी गवाही दी है, कोई झूठा कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है कोर्ट में,
कोई फोर्जरी कोर्ट के रिकॉर्ड में की है तो आप सेक्शन 340 सीआरपीसी अब 379 बीएनएसएस की एप्लीकेशन माननीय कोर्ट के सामने लगा दें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। और कंप्लेंट फाइल करने से पहले उनको कहिए कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लें। अगर उस सेक्शन को पढ़ोगे आप 379 सब सेक्शन 1 को, तो कोर्ट को अगर अदरवाइज भी लग जाता है कि हाँ इसमें तो कंप्लेंट करनी चाहिए, विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कोर्ट को ऐसा लगा कि कंप्लेंट करनी चाहिए, तो कोर्ट को कहीं रोका नहीं गया, कंपलसरी नहीं बनाया गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद ही कंप्लेंट करोगे। नो, उनको अदरवाइज भी सेटिस्फाइड हैं अगर वो कंप्लेंट करने के लिए, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और मैजिस्ट्रेट साहब से, कोर्ट से कंप्लेंट करा सकते हैं और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कार्यवाही शुरू हो जाएगी एक नए ऑफेंस की, उनके अगेंस्ट एक नया ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट इस सेक्शन का आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।